गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछला लेक्चर में हम लोग बारी बारी से इंटरमीडिएट का स्टडी कर रहे थे। धीरे धीरे हम लोग सारे इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने फ्री रेडिकल की सारे कॉन्सेप्ट को सीखा, फिर उसके बाद हमारा अगला इंटरमीडिएट आ गया कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के बारे में मैंने पढ़ाई किया। अब हमारा तीसरा इंटरमीडिएट होता है कार्बेनाइन। कार्ब एनायन, एनायन का मतलब ही होता है निगेटिव और कैटाइन का मतलब ही होता है पॉजिटिव। तो कार्बन पे अगर मान लीजिए ये हमारा C है और इस C से कोई इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब इस पे आ जाता है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसी प्रकार से मेरे कहने का मतलब यह है कि कार्बन है और किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। सोचिएगा लाइन पहले, ये रहा कार्बन और ये कार्बन किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और अब की बार ये कार्बन क्या करता है? इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। नहीं समझे? फिर से समझिए। ये कार्बन रहा और कार्बन किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये जो बॉन्ड होगा बीच में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप का होगा। अब ये कार्बन ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ खींचा ही, साथ में इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लिया। तो कार्बन पे क्या हो जाएगा? ये रिश्ता तो टूट जाएगा बीच का। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का वो भी रहेगा और एक ग्रुप से जो छीना वो भी आ जाएगा। इस तरीके से कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 2, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब जोड़ा इलेक्ट्रॉन का। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने किसी से छीन लिया तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन आता माइनस लाता। तो ये कार्बन ने अब की बार क्या किया कि इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन छीन लिया। कितना इलेक्ट्रॉन छीना? एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम का नहीं होता है। ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन रहा और इधर एक ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रहा। अब ये ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रुप का इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ छीन लेगा, तो कार्बन का एक अपना वाला और एक बेईमानी करके छीना, ग्रुप से छीना, तो उस तरह से कार्बन पे आ गया एक मतलब जोड़ा इलेक्ट्रॉन। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को कहेंगे लोन पेयर। चूंकि बेईमानी इसने ग्रुप से एक ही इलेक्ट्रॉन किया, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आता तो एक माइनस लाता, तो कार्बन पे आ जाएगा कितना? निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। और वही निगेटिव चार्ज वाले कार्बन जो कहलाते हैं उसी का नाम दिया जाता है कार्बेनाइन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बेनाइन। तो हमारा अगला इंटरमीडिएट है कार्बेनाइन। तो हेडिंग डालेगा, लिखेगा कार्बेनाइन। कार्बेनाइन, कार्बेनाइन कार्बन के साथ एनाइन। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कार्ब एनायन। कार्ब एनायन, कार्ब यानी कार्बन से आया है और एनायन यानी निगेटिवली चार्ज्ड है। यानी एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर कार्बोकेटाइन जिस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज होता है उसी प्रकार से कार्बेनायन निगेटिवली चार्ज कार्बन होता है। और सर निगेटिव चार्ज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बॉन्ड को बेईमानी से तोड़ना पड़ेगा। और इस बार कैसे बेईमानी से टूटेगा? तो सर कार्बोकेटाइन में होता था कि लिविंग ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता था, लेकिन कार्बेनाइन में सर क्या होगा? तो ग्रुप से ही कार्बन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन छीन ले ग्रुप से तो उस समय जनरेट होगा कार्बेनाइन। कैसे? देखिएगा, मैं यहां पे बताता हूं आपको बातें। जैसे देखिए ये रहा कार्बन और इधर मान लीजिए हाइड्रोजन से जुड़ा है, इधर भी हाइड्रोजन से जुड़ा है, इधर भी हाइड्रोजन से जुड़ा है, और ये कार्बन इधर किसी न किसी ग्रुप से मान लीजिए जुड़ा है। ये G क्या है? तो G कोई ग्रुप माना है, कोई ग्रुप मान लिया। अब देखिए कार्बन अगर हाइड्रोजन से जुड़ा है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा। एक बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जिन दोनों एटम के बीच में बॉन्ड बना होता है उन्हीं दोनों एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। सर यहां भी कार्बन और ग्रुप के बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है, इसमें सर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप का होगा। उसी प्रकार से यहां भी एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का, कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। इस तरीके से कार्बन के पास देख लीजिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी अभी कार्बन का अष्टक पूरा है। अब कार्बन की नियत में बेईमानी आ चुका है। कार्बन चाहता है कि मैं किसी से इलेक्ट्रॉन बेईमानी से खींच लूं, और मान लीजिए ये ग्रुप है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन अगर दे सकता है
मान लीजिए अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम हो जाए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम, और खींचने की क्षमता कम तो खिंचवाने की क्षमता ज़्यादा, यानी ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खिंचवाना चाहता है। और उस समय पे अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लिया जाए इस ग्रुप के तुलना में कहीं ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ बॉन्ड का बेईमानी से टूटना होगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे टूटेगा बॉन्ड? तो ये जो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रुप का इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ भागेगा? कार्बन की ओर भागेगा। ये जो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रुप का इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? कार्बन की ओर भागेगा। मतलब ये जो आपका बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड कैसे टूट रहा है? तो सर बेईमानी से बॉन्ड टूट रहा है। यानी बेईमानी से टूटने को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज यानी बॉन्ड का बेईमानी से टूटना। हेटेरोलिटिक यानी बेईमानी से, बॉन्ड क्लीवेज यानी बॉन्ड का टूटना। तो बॉन्ड यदि बेईमानी से टूटता है तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। अब देखिए कहानी जस का तस हम लोग आगे छाप देंगे, कोई नया चीज़ नहीं है, बिल्कुल सारा का सारा पुराना कॉन्सेप्ट है, बस आप समझने की कोशिश करें। तो सर इस बॉन्ड के साथ तो मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो ये HC रहेगा, CH ये भी रहेगा सर, CH ये भी रहेगा सर, और सर ये बॉन्ड बीच का टूट जाएगा। और टूटने पे क्या होगा? देखिए ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेगा, इन सब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, इसलिए ये जस का तस परा हुआ रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आगे देखिए लाइन फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर ये कार्बन और ग्रुप के बीच में बॉन्ड टूटा है, जिसमें इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया। तो देखिए इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये कार्बन का और एक ये ग्रुप का। तो सर कार्बन का ये रहा, और यहाँ जो ग्रुप का था, ये ग्रुप का इलेक्ट्रॉन, या मान लीजिए अगर ग्रुप था तो ये ग्रुप का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला आएगा। तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस कार्बन के पास दे दिया, और एक इलेक्ट्रॉन बेईमानी से आया इसलिए एक निगेटिव लाया। और चार्ज को हमारी आदत है कि मतलब घेरा बना के लिखते हैं, गोला बना के उसमें चार्ज लिखते हैं। तो ऐसा नहीं, गोला बनाने से कुछ नहीं है, बस इंडिकेट थोड़ा अच्छा से होता है, इसलिए इसको गोला के अंदर लिखते हैं। और साथ में यहाँ पे ग्रुप पे क्या आ जाएगा? तो सर ग्रुप पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए ग्रुप पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। आपके दिमाग में क्या ऐसा आ सकता है सर कि कार्बन पे सर दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा हुआ, और सर इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को हम कहते हैं लोन पेयर। तो सर देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन के आने से एक निगेटिव आता है तो दो इलेक्ट्रॉन के आने से दो निगेटिव आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है जरा गौर से देखिए, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन जरूर हैं, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन जरूर है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का खुद ही है और एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रुप से लिया था। तो वाकई में बेईमानी इसने कितना किया? सर बेईमानी तो एक ही किया ना, क्योंकि एक तो कार्बन का अपना है ही, और एक बेईमानी किया तो एक इलेक्ट्रॉन बेईमानी से आया इसलिए एक नेगेटिव लाया। लाइन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कार्बेनाइन की उत्पत्ति कब होगा? कार्बेनाइन की उत्पत्ति तब होगा जब कार्बन अपने ही साथ जुड़े हुए ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन छीन ले, यानी लिंकेज को तोड़ दे, संबंध को तोड़ दे, और संबंध को ऐसे तोड़े कि बिल्कुल बेईमानी का नजरिया प्रस्तुत हो वहां पे। तो कार्बन यदि जुड़े हुए ग्रुप से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, यानी बॉन्ड तोड़ता है, लेकिन अगर बेईमानी से बॉन्ड तोड़ता है, और बेईमानी से तोड़ने का प्रक्रिया यह होता कि ग्रुप से ही कार्बन छीनता, कार्बन ही छीन लेगा, तो उस समय कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस प्रकार से हमारा कार्बेनाइन बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि सर ये CH3, काश अगर ये CH4 होता तो इसका नाम होता मीथेन। लेकिन आपको पता है कि अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो बनता है अल्काइल, यानी मीथेन से CH4 से एक H अगर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 को क्या बोलेंगे? मिथाइल, यानी इसका नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बेनाइन। इसका क्या नाम पड़ेगा? मिथाइल कार्बेनाइन। तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल कार्बेनाइन, और ये कोई ग्रुप पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है। यानी कार्बेनाइन की उत्पत्ति कब होगा? तो सर कार्बेनाइन की उत्पत्ति होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बाद,
यानी हेटेरोलिसिस के बाद, यानी बेईमानी से बॉन्ड टूटने के बाद, और उसमें भी क्या होता है कि कार्बन टेक्स आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द जॉइंट ग्रुप। जब कार्बन जुड़े हुए ग्रुप से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है तो उसी समय सर कार्बेनाइन की उत्पत्ति होता है। मेरा लाइन कहने का मतलब यह है कार्बेनाइन formed as a result when carbon takes out का मतलब होता है छीन लेना, takes out electron from the ज्वाइंट ग्रुप। जब कार्बन जुड़े हुए ग्रुप से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है तो कार्बेनाइन की उत्पत्ति होता है। देखिए ना, लाइन बोल रहा है कार्बेनाइन फॉर्म्ड, यानी कार्बेनाइन बनता है एज ए रिजल्ट, किस परिणाम के रूप में, तो व्हेन, जब कार्बन टेक्स आउट इलेक्ट्रॉन। टेक्स आउट का मतलब होता है छीन लेना। तो जब कार्बन छीन लेता है क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। किससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, फ्रॉम ज्वाइंट ग्रुप। मतलब जब जुड़े हुए ग्रुप से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, मतलब जुड़े हुए ग्रुप से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो इस समय पे कार्बेनाइन की उत्पत्ति होगा। अब देखिए इस प्रक्रिया में बताइए बॉन्ड का टूटना कैसे हो रहा है, ईमानदारी से या बेईमानी से। तो सर हेटेरोलिटिक प्रोसेस से बॉन्ड का टूटना होता है, बॉन्ड बेईमानी से इस समय टूटते हैं। अच्छा, एक बात तो आपको समझ में यहां से आ रहा होगा कि सर अगर ये कार्बेनाइन है तो कार्बन फ्री रेडिकल था तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन था, एक डॉट था। डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन, तो सर वो न्यूट्रल था। कार्बोकेटाइन जब आया तो सर कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज रहता था, लेकिन जब कार्बेनाइन आया है तो आप देख सकते हैं कि कार्बेनाइन पे नेगेटिव चार्ज है। यानी एक लाइन तो आपको फिर से निकल गया कि सर कार्बेनाइन कैसा होता है, न्यूट्रल स्पीसीज होता है या पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है। सर ये तो कार्बेनाइन है, इसमें तो अंधा को भी दिखेगा कि ये नेगेटिवली चार्ज है, यानी इट इज नेगेटिवली चार्ज कार्बन। इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन। सर ये निगेटिव चार्ज कार्बन होते हैं। एक लाइन आ गया फिर से सर। अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन अगर गिनने की हम कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन। सर एक बॉन्ड में अगर दो इलेक्ट्रॉन है, इसका साफ मतलब निकलता है कि सर एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड ये बना रहा है। तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन बॉन्ड में कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, और एक जोड़ा यहां पे इलेक्ट्रॉन का बैठा हुआ है तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब कार्बन अपने बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो सर हम ये लाइन बना सकते हैं, इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है इन द वैलेंस शेल। सर इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाहरी कक्षा में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। एक बात तो ये निकल के आ गया, सर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये गरीब नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब गरीब नहीं है। तो सर आप क्या करना चाहती है, अमीर है। बिल्कुल ये अमीर है। सर आप कैसे बोल सकते हैं कि अमीर है, इसके पास तो अष्टक पूरा है। तो ना तो ये गरीब होना चाहिए ना तो ये अमीर होना चाहिए। नहीं ये अमीर है। कैसे अमीर है जरा गौर से सोचिए। इस पॉइंट को थोड़ा समझने में असुविधा होगी लेकिन आप कोशिश कीजिएगा समझने का। सर ये कार्बोनाइन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन के अमीर प्रजाति है। ये चाहेगा किसी को इलेक्ट्रॉन देना। आप अमीर किसे कहते हैं, जो किसी के देने की काबिलियत रखता है। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है वो अमीर है, जिसमें देने की काबिलियत होता है तो जो लेगा वो बोलेगा काश ये दानी है। मतलब जिसमें देने की काबिलियत होती है। तो कार्बोनाइन में है 8 ही, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और देने की कोशिश जो भी करेगा इसका मतलब वो अवश्य अमीर है। मतलब हम ये लिखना चाहते हैं
इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये इलेक्ट्रॉन के अमीर प्रजाति है। हालांकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये अमीर कैसे हैं, आप समझाइए पहले। देखिए मैं समझाता हूं, आप सोच सकते हैं सर HCHH और यहां पे इलेक्ट्रॉन और माइनस। अब देखिए एक लाइन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और एक जोड़ा, मतलब एक लोन पेयर, तो 6 यहां बॉन्ड से और एक जोड़ा, तो 6 तो कितना हो जाएगा 8, अष्टक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से मान लीजिए इसके साथ कोई ग्रुप है जिस ग्रुप पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन की कमी है। यह ग्रुप कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे, और कार्बन कहता है ठीक है मैं देता हूं। तो देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यह कार्बन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इस ग्रुप को दिया तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। सोचिए इस ग्रुप के पास, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक कार्बोनाइन है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, और यह ग्रुप कोई पॉजिटिव चार्ज का ग्रुप है, और यह ग्रुप कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे, मुझे इलेक्ट्रॉन दे, मुझे इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे इस ग्रुप ने चिल्लाया कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तो कार्बोनाइन ने सुना, तो इसने क्या कोशिश की इलेक्ट्रॉन देने का। तो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो आप सोचिए क्या बन जाएगा सर। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन आता माइनस लाता, और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाता, तो इलेक्ट्रॉन जाता तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आता, ये आ जाता। अब आप ही बताइए, एक माइनस पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दिया तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, मतलब प्लस आएगा, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। एक और एग्जांपल सोचिए। अब सर यहां पे देखिए ग्रुप पे पहले से कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और जब यहां पे इलेक्ट्रॉन आया तो निगेटिव लाया, पहले से था पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस लाया, तो पहले से प्लस आया है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरीके से ये भी हो गया न्यूट्रल, ये भी हो गया न्यूट्रल। अब दोनों के पास बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब इस पूरे प्रक्रिया में क्या हुआ कि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो सर कार्बन को नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड। 4 का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 बॉन्ड में कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन का अभी भी अष्टक पूरा है। लेकिन उस समय कार्बन का अष्टक पूरा था, लेकिन इस कार्बन के ऊपर में चार्ज था, और मैंने आपको बता दिया है चार्ज एक प्रकार का बोझ होता है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज का मतलब उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर के बोझ लिया है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए बोझ आया है। पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है, और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को अधिकता को बताता है। लेकिन चार्ज एक प्रकार का बोझ है, एक प्रकार का गुस्सा है। तो इसी वजह से अब देखिए इस कार्बन के पास अभी भी 4 बॉन्ड है, इसका मतलब अभी भी इसका अष्टक पूरा है, और अष्टक पूरा के साथ साथ ये न्यूट्रल हो गया, मतलब ये स्टेबल हो गया। अब इसके पास किसी प्रकार का बोझ नहीं है। लेकिन ये स्थिति कब आया, जब कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप के पॉजिटिव चार्ज को दिया था, यानी इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन देने की काबिलियत था, तब तो दिया था। और अगर ये कार्बन ने दिया, क्योंकि ये पहले कौन था, कार्बोनाइन था, तो अगर ये कार्बोनाइन ने दिया, इसका मतलब ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन के अमीर प्रजाति है। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यह इलेक्ट्रॉन की अमीर प्रजाति है। चलिए मैं अगला पॉइंट समझाता हूं, इसको मिटा दें। कार्बोनाइन की उत्पत्ति तब होता है कि जब कार्बन इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए ग्रुप से छीन लेता है। ठीक है, यह नेगेटिव चार्ज कार्बन होता है, दिखाई दे रहा है। इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन देने वाले की तरफ व्यवहार करेगा, वो भी यहां से मैंने समझा दिया। चलिए अगला पॉइंट मैं समझाता हूं। देखिए, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन के अमीर प्रजाति है तो आप ही बताइए ये कैसे व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाले की तरह या इलेक्ट्रॉन लेने वाले की तरह? इलेक्ट्रॉन देने वाले की तरह, और देने वाले को बोलते हैं डोनर और लेने वाले को बोलते हैं एक्सेप्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है या एक्सेप्टर है? सर कार्बोनाइन इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो मैंने लिखला फिर से,
इट एक्सेस इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। यह कैसे काम करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज की तरह, इलेक्ट्रॉन देने वाले स्पीसीज की तरह। अच्छा, एक बात यह भी आपको याद होगा, कभी बचपना में बताया होगा मैंने, कि जिसे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसी को इलेक्ट्रॉन से चाहत होता है और उसका नाम पड़ता है इलेक्ट्रोफाइल। जिसे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसी को इलेक्ट्रॉन की चाहत होता है और उसी का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, जो किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की आबादी है ज्यादा, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन के जो गरीब होते थे उसको बोलते थे इलेक्ट्रोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन से अमीर होते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये इलेक्ट्रॉन से अमीर है। अब तो समझ में आ गया होगा ये अमीर कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है तो इसे सुकून मिलता है, खुशी मिलता है, इसका बोझ कम हो जाता है। बोझ मतलब ये चार्ज कम हो जाता है। इसका साफ मतलब निकल रहा है कि इट एक्सेस न्यूक्लियोफाइल, या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब यह इलेक्ट्रॉन के अमीर पर जाती है, इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है। इसे इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत नहीं, इसे इलेक्ट्रॉन से नफरत है, तब तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की कमी होता तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत होता, तो उस समय इसको बोलते थे इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए आगे मैं एक और बात बताना चाहता हूं। इसके पास जोड़ा इलेक्ट्रॉन का फ्री है, मतलब ये अपना जोड़ा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ये किसी को कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि सर 2 कैसे देगा? अरे भाई, दूसरे के काम में मेरा जितना भी पैसा इन्वॉल्व हुआ, नाम उसी का लगेगा। जैसे देखिए मैं समझाता हूं, एक लाइन मैं समझाता हूं ये कैसे जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। HCHH, देखिए इसके पास लोन पेयर है और ये नेगेटिव चार्ज हुआ, और अब देखिए इस ग्रुप पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के इस ग्रुप को दिया, तो इलेक्ट्रॉन आता माइनस लाता, इलेक्ट्रॉन जाता प्लस आता, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और यहां भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अब इसके पास क्या हो जाएगा? यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, दोनों मिला के बॉन्ड बना लिया। तो आप बोलिएगा सर ग्रुप को 1 ही इलेक्ट्रॉन दिया। नहीं नहीं, कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये भी तो ग्रुप के चक्कर में ही बर्बाद हुआ। ये 1 इलेक्ट्रॉन तो परमानेंटली दे दिया। कार्बन के पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लेके इस ग्रुप को पूरा का पूरा दे दिया, और जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो भी इसी के चक्कर में फंसा के रखा है। ऐसा तो नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन किसी और के साथ फंसा हुआ है। मतलब कार्बन को यहां पे इस ग्रुप के लिए कितना इलेक्ट्रॉन खर्च करना पड़ा? तो सर 2 इलेक्ट्रॉन, कि 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन बोला कि मैं पास में रखता हूं, लेकिन तेरे ही काम के लिए रखता हूं, मतलब तुम्हारे चक्कर में ही हमारा दोनों इलेक्ट्रॉन खर्चा रहेगा। इसका मतलब मैंने तुझे 2 इलेक्ट्रॉन से मदद किया, और 2 इलेक्ट्रॉन से मदद किया, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? लेविस बेस। याद होगा, जो लोन पेयर दे सकता है, जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन का दे सकता है, उसी को बोलते हैं लेविस बेस। तो सर इसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकता है तो इसे हम क्या कहेंगे? लेविस बेस। तो सर हम इसे बोल सकते हैं क्या चीज? इट एक्ट्स एज लेविस बेस। इट एक्ट्स एज लेविस बेस, या लेविस बेस की भांति काम कर सकता है। अब अच्छा एक बात और बताइए, आप समझिएगा लाइन। देखिए इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, यहां भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। लोन पेयर भी है तो क्या है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जिसके पास होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। याद होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होता है, तो बेजोड़ा में जो इलेक्ट्रॉन रखता है उसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और जो प्रजाति इलेक्ट्रॉन जोड़ा में रखता है तो जोड़े वाले को क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। तो हम इसे बोलेंगे क्या चीज? देखिए बोलेंगे इसे
इट हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, सो इसलिए डायामैग्नेटिक इन नेचर, इसलिए डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन होगा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस कार्बन 9 को रख दिया जाए तो ये नफरत करेगा, मतलब इसको दूर भगाएगा, ऐसा मेरे कहने का मतलब होता है। अब देखिए, एक बात मैं आपको बताया होगा हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे, याद है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नहीं याद आ रहा होगा, पहला ही लेक्चर में, जीओसी के पहला ही लेक्चर में मैंने बताया था नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर क्या लिखा था, तो यहां पे लिखा था सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या लिखा था, लोन पेयर। अगर मान लीजिए हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 होगा तो उसका हाइब्रिडेशन हो जाता है sp3, 3 होगा तो क्या होगा sp2, 2 होगा तो क्या होगा sp, ऐसा। तो आप यहां पे एक चीज देख सकते हैं कि भाई इसके पास सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड है तो यहां भी सिग्मा है। सर यहां सिंगल बॉन्ड है तो ये भी क्या है, सिग्मा है। यानी सिग्मा बॉन्ड कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो सर इसके पास सिग्मा बॉन्ड है 3 बार प्लस लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। सर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कितनी बार आया है, 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, 2 मतलब 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और 3 और 1 4 हो जाएगा। 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, यानी 3 और 1 मिला के कितना होगा, 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, यानी कार्बोनाइन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पे क्या होता है, sp3 होता है। मतलब यह जनरली sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो यहां पे लाइन लिखेंगे, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन इसमें जनरली शब्द हमें लगाना पड़ेगा। जनरली लगाना पड़ेगा। जनरली इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा हो सकता था कि ये कार्बन ये मान लीजिए हाइड्रोजन है और यहां पे किसी से ग्रुप से जुड़ा था और इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक ग्रुप से लिया इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहां पे आ गया माइनस। अब देखिए यहां पे क्या बन जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ते हैं। पाई का तो कोई महत्व नहीं है, ये तो पाई है, पाई से तो कोई मतलब नहीं है। इस कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, तो यहां भी 1 बॉन्ड है तो सिग्मा है। सर यहां पे 1 लोन पेयर है, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 2 बार और लोन पेयर हो गया 1 बार। तो सिग्मा बॉन्ड 2 बार, लोन पेयर 1 बार, तो 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। तो देखिए कभी sp2 भी हो सकता है, लेकिन जनरली अगर कार्बोनाइन बोला जाए तो कार्बोनाइन का मतलब आप ओरिजिनल कार्बोनाइन समझिए, जिसमें कि 3 सिग्मा बॉन्ड हो, यानी 3 सिंगल बॉन्ड हो, साथ में 1 लोन पेयर के साथ नेगेटिव रखा हो, वो हमारा ओरिजिनल कार्बोनाइन होता है। तो इसलिए मैंने यहां पे जनरली लगाता है, क्योंकि अगर पीछे कोई पड़ जाएगा तो हमेशा तो ये लाइन सही नहीं हो पाएगा, लेकिन 99.99% केसेस में जब भी आपको कोई कार्बोनाइन बोले तो कार्बोनाइन का मतलब यही पिक्चर दिमाग में आना चाहिए। चलेगा, आगे बातें करते हैं। अगला लाइन देखिए, इसका हाइब्रिडेशन आपसे देख लिए। अब इसके शेप का क्या नाम होता है और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं। अब देखिए इसका शेप देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। इसका शेप अगर निकालेंगे तो मॉलिक्यूल हमें लेना पड़ेगा ऐसे, 1 2 3 एटम हो गए, एक एटम यहां से और लेते हैं, 4 हो गए, और एक और ले लीजिए यहां से लाल वाला, और ये ले लीजिए। देखिए मैं समझाता हूं इसका शेप क्या होगा। यहां से मैं यहां पे आता हूं, फिर इसके शेप को समझाता हूं बेहतर ढंग से। देखिए इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, आप खुद भी देख सकते हैं कि इस कार्बन से 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन,
हो गया। अब देखिए इस कार्बन से 3 सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं हाइड्रोजन के साथ, तो देखिए ना इस कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक ग्रुप। मैंने लाल कलर का एक ग्रुप जोड़ दिया इस कार्बन के साथ। गौर से देखिए ये कार्बन रहा, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन है, और इस कार्बन के पास 1 2 3 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक ग्रुप, तो मैंने इस कार्बन से एक लाल कलर का ग्रुप जोड़ दिया। ऐसा कहानी है इसका कुछ। अब क्या होगा कहानी, तो देखिए अभी इसके शिप को अगर कहा जाए तो इसका शिप, अगर आप 11वीं पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें बताए होंगे कि इसके डिज़ाइन को आप देख सकते हैं, ये है भी, और इसी डिज़ाइन का इसमें चला गया भी, और इसी को मैं सर पे रख के आपको बताता होगा कि 4 हेड्रल बन सकते हैं। ये पहला चोटी, फिर से ये दूसरा चोटी, फिर से तीसरा चोटी, फिर से चौथा चोटी, मतलब यहाँ पे 4 हेड्रल बन सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया टेट्राहेड्रल। और हालांकि कमरे के बॉडी सेंटर पे अगर काले कलर लिट्टी को रखा जाए तो 2 एटम जाएंगे, एक उस कोना में, एक ऊपर वाला कोना में, एक जाएगा इस नीचे वाला कोना में, एक नीचे वाला कोना में। यानी इसका डिजाइनिंग एक्चुअल बनता है कि भी में घुसता है भी, और जैसे ही भी में घुसेगा भी तो ये बन जाएगा कैसा, टेट्राहेड्रल डिजाइन का। तो अभी ये टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल है तो आपको पता होगा कि इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकंड। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकंड होता है। लेकिन अभी क्या खासियत हो रहा है, ध्यान देना, तो खासियत क्या है जरा सोचिएगा। इस ग्रुप से कार्बन ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया, यानी ये लाल वाले कोई ग्रुप थे, तो ये जो कार्बन और इस ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप का होगा, और कार्बन ने क्या किया, इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन छीन लिया और इसका रिश्ता तोड़ दिया। तो ये जैसे ही वहां पे चला जाता है तो ये ग्रुप बेचारा अलग हो जाता है और ग्रुप का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाता है। तो पहले जब ये ग्रुप जुड़ा था तो ये एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल था, और इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकंड था। लेकिन जैसे ही ग्रुप अलग हो गया और ग्रुप का इलेक्ट्रॉन कार्बन ने छीन लिया, तो ग्रुप पे क्या आ चुका है, लोन पेयर के साथ नेगेटिव, और इस कार्बन पे क्या है, 3 हाइड्रोजन आ गया। तो सर जरा सोचिए इसकी कहानी क्या बन जाएगी, थोड़ा ध्यान देना। सर इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, एक उजला वाला हाइड्रोजन, एक उजला वाला हाइड्रोजन, एक उजला वाला हाइड्रोजन, ऐसे है। और यहां जो आपको दिख रहा है, यहां पे क्या आ चुका है, लोन पेयर आ चुका है, ये लोन पेयर। अब आप ही सोचिए लोन पेयर क्या होता है, खुला इलेक्ट्रॉन की आबादी होता है, खुला इलेक्ट्रॉन का भीड़भाड़ होता है। सर बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर बॉन्ड में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन के पास है, और दोनों बंधा हुआ है। और लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है सर वो दोनों के दोनों कार्बन के पास ही है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि लोन पेयर बंधा हुआ नहीं रहता है, ये फ्री रहता है। और अगर ये फ्री है, इसका मतलब ये भी निकल रहा है कि सर ये परेशान करेगा ज्यादा, ये तबाही मचाएगा ज्यादा, ये धूम मचा के रख देगा, क्योंकि इसे खुला छोड़ दिया गया है। लोन पेयर मतलब ये खुला है, और बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के दोनों बंधे हुए हैं। और आपको पता है कि सर इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो सर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर कि बॉन्ड में जो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब बॉन्ड में नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी होगा, और इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इस बॉन्ड में भी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी होगा। और इस बॉन्ड के नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी और इस बॉन्ड के नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी, ये दोनों एक दूसरे को दूर करेगा। और कितना दूर जाएगा सर, जितना मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस प्रैक्टिकली हो पाएगा उतने पे चला जाएगा। तो सर ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस स्पेस में इस वाले केस में कितना होता था, 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकंड पे अरेंज करता था। लेकिन यहां पे सर क्या होगा, तो सर यहां पे 3 बॉन्ड तो है, लेकिन साथ में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे लोन पेयर के रूप में उपस्थित है। और याद रखिए इलेक्ट्रॉन का कोई साइज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉन को वाकई में कोई साइज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन कोई जगह नहीं छींकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सर इलेक्ट्रॉन यहां पे खुला इलेक्ट्रॉन की आबादी होगा, लेकिन यह आबादी कोई यहां पे साइज नहीं छींकेगा, कोई जगह नहीं छींकेगा, मतलब बस वो इलेक्ट्रॉन का भीड़ भाड़ होगा।
लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन खुला है और ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, तो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है और लोन पेयर जो है वो जो खुला है, तो दोनों में तबाही कौन मचाएगा ज्यादा, दोनों में परेशान कौन करेगा ज्यादा? तो सर खुला वाला करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को बांध दिया जाए तब बेचारा वो उतना तबाही नहीं मचा पाता है जितना कि खुला में लोन पेयर मचा पाता है। तो इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है कि सर सबसे ज्यादा तबाही कौन मचाएगा? लोन पेयर, उसके बाद ये बॉन्ड पेयर ऐसा करेगा। मतलब ये दोनों के बीच में भी नफरत है, लेकिन इसके तुलना में कहीं इस लोन पेयर का इस बॉन्ड के साथ नफरत है। तो काश अगर यहां बॉन्ड होता, सोचिए काश अगर यहां बॉन्ड होता तो सर जितना तबाही इसके बीच में होता, क्योंकि इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी दोनों इलेक्ट्रॉन बंधा है, इसका भी दोनों इलेक्ट्रॉन बंधा है, इसका भी दोनों इलेक्ट्रॉन बंधा है, इसका भी दोनों इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। तो काश अगर ऐसा होता तब तो जितना प्रैक्टिकली 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकंड के एंगल पे था तो उतना ही रहता। लेकिन दिक्कत क्या हुआ? तो दिक्कत यहां पे ये जनरेट हो गया कि जब यहां से ग्रुप निकल गया और अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पे छोड़ दिया, जब ग्रुप निकल गया और इस बॉन्ड पे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो उस समय इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तैयार हो गया। समझ रहे होंगे आप बात को। और जैसे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तैयार हो गया, सर ये कैसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है? तो ये खुला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। और खुला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है मतलब सर ये हमारा लोन पेयर है। लोन पेयर तबाही ज्यादा मचाता है, परेशान ज्यादा करता है, क्योंकि वो खुला है। किसी को बांध दिया जाए तो तबाह थोड़ा कम करेगा, परेशान थोड़ा कम करेगा, लेकिन अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो ऑलरेडी वो धूम मचा के रखेगा। तो यहां जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहता है हम तो रहेंगे कार्बन पे ही, लेकिन हम भीड़ भाड़ ज्यादा जनरेट करते हैं, हम दूसरे को धकेल देते हैं ज्यादा। तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पहले धकेल रहा था। जितना ताकत से ये इसको धकेलता है उतना ही ताकत से ये भी इसको धकेलता है, क्योंकि भाई जैसा ये है वैसा ही है, जैसा ये है वैसा ही है, जैसा ये है वैसा ही है। लेकिन अब इसमें थोड़ा अंतर हो गया है कि सर ऊपर में जो लोन पेयर है, ऐसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगा, सर ये लोन पेयर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा। जब यहां बॉन्ड था, जब नहीं धकेलता था, तो ये वाले बॉन्ड, यहां वाले बॉन्ड, यहां जो बॉन्ड थे उस बॉन्ड और फिर से इस बॉन्ड के बीच में एंगल कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकंड था। लेकिन जब ये लोन पेयर इसको भी धकेलेगा, इसको भी धकेलेगा, इसको भी धकेलेगा, तो देखिए क्या स्थिति बन जाएगी। ये बेचारे ऊपर से, क्योंकि लोन पेयर तबाही मचाता है ज्यादा, तो लोन पेयर थोड़ा इस बॉन्ड को भी धकेला, लोन पेयर थोड़ा इसको भी धकेला, लोन पेयर थोड़ा इसको भी धकेला, तो ये तीनों बॉन्ड क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा दबेगा। देखिए दब रहा है, देखिए नहीं, देखिए फिर से देखिए, ये जैसे ही ये लोन पेयर इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जैसे ही दबाएगा, तो दबाने के बाद ये दबेगा, दब जाएगा। और देखिए दबने के साथ क्या खासियत हो रहे हैं कि सर दबने के साथ ये जैसे ही दबते हैं तो ये सब आपस में पास आने लगते हैं, और जैसे ही पास आते हैं तो बताइए, अभी फैला है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है, लेकिन जैसे ही ये पास आएगा, दबेगा तो पास आएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? घट जाएगा। पहले अगर दबता नहीं था, जब यहां पे बॉन्ड था तो सब आपस में एक दूसरे को बराबर दबाता था, इस वजह से बॉन्ड एंगल कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकंड। लेकिन जब यहां का लोन पेयर इन तीनों बॉन्ड को दबाने लगा, तो ये बॉन्ड भी नीचे जाएगा, ये बॉन्ड भी थोड़ा झुक के नीचे जाएगा, ये बॉन्ड भी थोड़ा झुक के नीचे जाएगा, मतलब ये तीनों ऐसे दबेगा, और दब के इसका बॉन्ड एंगल घटेगा, और घट के आ जाता है कितने डिग्री पे? तो 2.5 डिग्री से घट जाते हैं और बन जाता है 107.5 डिग्री। तो इसका साफ मतलब निकलता है कि सर इसका बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री जनरली होता है। इसका बॉन्ड एंगल जनरली कितना होता है? 107.5 डिग्री। अगला लाइन, आप एक बात ये भी सोच सकते हैं, यहां जो आकृति बना है, इस आकृति का क्या नाम पड़ता है? देखिए आप क्या कीजिए, एक शीशे का टुकड़ा लीजिए। कैसा? तो ट्रायंगल टाइप का। ये टुकड़ा ऐसा होगा, यहां से जाएगा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब ऐसा शीशा का टुकड़ा, फिर ऐसा शीशा का टुकड़ा, फिर ऐसा शीशा का टुकड़ा, और अंत में खच मार दीजिए नीचे से। मतलब ये कैसे बन जाते हैं? ऐसे, इस डिजाइन के। एक शीशे का टुकड़ा ऐसा गया, एक शीशे का टुकड़ा ऐसा गया, और एक शीशे का टुकड़ा ऐसा गया, और बीच में एक शीशा लगा दिया। मतलब ये कैसा बन जाएगा? तो पिरामिडल टाइप का,
ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप का बन जाएगा, इसी डिजाइन का बन जाएगा। एक टुकड़ा ऐसा, एक टुकड़ा ऐसा, एक टुकड़ा ऐसा और बीच में एक शीशा लगा दिया। तो कैसा बन जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। इस शेप का क्या नाम पड़ता है? ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी इसका शेप हो जाएगा शेप क्या होगा इसका? ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसमें भी रहेगा जनरली, और इसमें भी क्या रहेगा? जनरली। अब देखिए, एक बड़े काम का लाइन मैं आपको बता रहा हूं। बड़े काम का लाइन क्या है, जरा सुनिएगा। सर, ये कार्बोनाइन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये चाहता है कि काश अगर कोई मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता तो इलेक्ट्रॉन जाता तो पॉजिटिव आता, और पहले से एक निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन जाने के बाद आएगा पॉजिटिव, तो पहले से माइनस और इलेक्ट्रॉन देने के बाद आएगा प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और अभी देखिए, चार्ज है तो गुस्सा है, और जब ये न्यूट्रल हो जाएगा तो मॉलिक्यूल को सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगा, यानी ऐसा काम ये करना चाहेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले की तरह नहीं, इलेक्ट्रॉन देने वाले की तरह व्यवहार करता है। ये चाहता है कि मुझसे कोई ऐसा ग्रुप जुड़े जो मुझसे इलेक्ट्रॉन ले। अब आप ही बताइए, जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो इसी को इलेक्ट्रॉन देने लगे, सोचिए, लाइन सोचने वाली है कि मान लीजिए इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, चार्ज है, इस वजह से मॉलिक्यूल खुद ही परेशान है कि भाई मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कोई ऐसे जुड़ो जो मुझसे इलेक्ट्रॉन लो। और याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप का नाम क्या था? माइनस आई ग्रुप। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप का क्या नाम था? माइनस आई ग्रुप। तो ये कार्बोनाइन चाहता ही है कि कोई मुझसे ऐसे आदमी जुड़े जो इलेक्ट्रॉन लेने का कोशिश करे। मतलब सर, अगर मान लीजिए यहां पे कोई ग्रुप है जिसका नाम है माइनस आई ग्रुप, तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और इस कार्बन से जैसे इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो बताइए, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो पहले से माइनस, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद आएगा प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब ये स्टेबल बन जाएगा। अब बताइए, कोई ऐसा माइनस आई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींचता तो है, बहुत कम खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कम, तो इसका मतलब इसके पास जो बोझ है वो बोझ रह जाएगा। तो इसलिए ये कहता है कि जिसका माइनस आई पावर ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, तो यहां से चार्ज हटेगा ज्यादा, मतलब हम न्यूट्रल होंगे ज्यादा, तो हमारा स्टेबिलिटी बढ़ेगा ज्यादा। यानी कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कब ज्यादा होता है? तो जब माइनस आई का पावर ज्यादा होता है। माइनस आई का पावर मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर। जरा सोचिए, एक लाइन फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर माइनस आई का पावर ज्यादा, माइनस आई का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन खींचना, और ये कार्बोनाइन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे, तो बताइए माइनस आई का पावर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा तो यहां से निगेटिव हटेगा ज्यादा, और निगेटिव हटेगा ज्यादा मतलब ये न्यूट्रल होने के चांस होगा ज्यादा, मतलब ये स्टेबल बनेगा ज्यादा। यानी इस कार्बोनाइन को स्टेबल बनाने के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए? तो माइनस आई का पावर ज्यादा होना चाहिए। यानी माइनस आई का पावर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, इलेक्ट्रॉन घटेगा ज्यादा तो चार्ज घटेगा ज्यादा, और चार्ज घट जाएगा इसका ज्यादा तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, मतलब ये काफी स्टेबल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहां पे ये निकला कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, एक लाइन हम लिख सकते हैं क्या चीज? तो लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो माइनस आई ग्रुप के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब यह है कि जिसका माइनस आई पावर ज्यादा, उस कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। माइनस आई ग्रुप अटैच्ड। अगला, मान लीजिए माइनस आई ना जोड़ करके अगर किसी ने इस कार्बोनाइन का संबंध किससे कर दिया? प्लस आई से कर दिया। अब बताइए, पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए परेशान है, और कोई ग्रुप अगर प्लस आई है तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? इसे इलेक्ट्रॉन और देगा,
और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो बताइए, एक तो ये पहले से है परेशान, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तब ये और हो जाएगा परेशान। तो इसका साफ मतलब निकलता है कि प्लस आई पावर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन देगा ज्यादा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा ज्यादा, मतलब यहां पे निगेटिव चार्ज बनेगा ज्यादा। पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए निगेटिव चार्ज है ही, और जब और कोई ग्रुप आके इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मतलब और निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो ऑलरेडी निगेटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब इसके पास गुस्सा बढ़ेगा, इसका भार बढ़ेगा, इससे परेशानी बढ़ेगा, मतलब ये बेचारा परेशान हो जाएगा। तो इसका मतलब प्लस आई पावर ज्यादा तो इसका स्टेबिलिटी नहीं ज्यादा होगा, अनस्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, मतलब परेशानी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब प्लस आई पावर ज्यादा तो स्टेबिलिटी होगा कम, इसके जिंदगी में तबाही आ जाएगा ज्यादा, सुकून मिलेगा कम। तो इसलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसे स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप का अगर स्ट्रेंथ रहेगा ज्यादा, प्लस आई ग्रुप का अगर स्ट्रेंथ रहेगा ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन देगा ज्यादा, तो इस कार्बोनाइन को परेशानी होगा ज्यादा, तो इस बेचारे को सुकून मिलेगा कम। यानी देखिए एक चीज आ गया, पूरे लहजे में अगर हम एक लाइन में बात करें तो आपको मैं एक लाइन ये बोल सकता हूं कि फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन, जरा सोचिएगा लाइन, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन इन दोनों को इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए जितने भी प्लस आई ग्रुप होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन दे करके इस फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन कार्बोनाइन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए परेशान है। तो इसी वजह से कोई माइनस आई ग्रुप अगर आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन खींच करके इसकी परेशानी को कम कर देता है और इस कार्बोनाइन को सुकून मिलता है। मतलब यह सोचिए ओवरऑल कि फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन इन दोनों को इलेक्ट्रॉन की कमी है। जहां पे कार्बोकेटाइन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों ऑक्टेट के लिए ललायत है। इसलिए चाहता है वो लोग संबंध बनाना किससे, किसी प्लस आई ग्रुप से। प्लस आई ग्रुप आएगा और फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन दोनों की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। मतलब प्लस आई पावर अगर ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की पावर अगर ज्यादा, तो फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन इन दोनों का स्टेबिलिटी बढ़ेगा ज्यादा। लेकिन कार्बोनाइन में ठीक उल्टा है, कार्बोनाइन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए कार्बोनाइन परेशान है। यह चाहता है कि कोई हमसे इलेक्ट्रॉन लेने वाले जुड़े, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले का नाम क्या होता है, माइनस आई ग्रुप। और माइनस आई पावर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, मतलब इस बेचारे को सुकून मिल जाएगा अंत में ज्यादा। इसलिए कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों खोजता है किसको, प्लस आई ग्रुप को स्टेबल होने के लिए, और कार्बोनाइन जो होता है वो खोजता है किसको, माइनस आई ग्रुप को स्टेबल होने के लिए। अगले क्लास में हमारा इन तीनों इंटरमीडिएट का क्वेश्चन आएगा स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए। तो अब जरा सोचिए, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन का एक केस होता है, एक वैरायटी होता है, और कार्बोनाइन का ठीक उसका उल्टा वैरायटी होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और कार्बोनाइन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो ठीक फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन का जो ऑर्डर होगा कार्बोनाइन का, ठीक उसका उल्टा ऑर्डर बन जाएगा। उम्मीद है कि ये बातें आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करें, और अगर पूरे कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे अवश्य कॉल करें। सेपरेट पूरे कोर्स की व्यवस्था किया गया है। पूरे कोर्स करने के लिए 11वीं 12वीं के अगर पूरे कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें अवश्य कॉल करें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।